आज हम लोग फिर से वायुमंडलीय तापमान जो लास्ट टॉपिक था, वायुमंडलीय तापमान जो लास्ट टॉपिक था, उसी की दूसरी क्लास ले रहे हैं। जो न्यू बच्चे ऐड हुए हैं उनके लिए बस थोड़ा सा एक सुझाव है। क्लाइमेटोलॉजी को वो लोग थोड़ा मैनेज करें, निश्चित रूप से उनकी थोड़ी समझ इसमें कम बनेगी, मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल वो है ना मैं हूँ, बस फिर व्यवस्था ऐसी मिसमैच हो गई कि उन्हें मिड टर्म कोर्स में ऐड होना पड़ा, तो इसलिए इस हिसाब से। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हमारा टॉपिक ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वायुमंडलीय या वायु ताप पेटियां, थर्मल बेल्ट। आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बेल्ट के बारे में पढ़ना। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बेल्ट, शुरुआत यहां से होगी। वायुमंडलीय ताप पेटियां, विशाल पाला बहुत अच्छा पढ़ाते लाइव क्लास में, हमेशा कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं। मोस्ट वेलकम सर। मेरे में ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ठीक होना चाहिए बेटा। वॉइस बहुत स्लो है, ठीक, बेहतर हो गई। ओके चले शुरू करें। देखना, पहले ध्यान से सुनना। बेसिकली सर्वप्रथम फर्स्ट जो ग्रीक विद्वानों ने, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, तो उन लोगों ने सूर्य की अवस्थिति के आधार पर पृथ्वी को सर्वप्रथम 3 ताप पेटियों में बांटा। ध्यान रखना, इन्होंने, मैं भाषा में आपको लिखाऊंगा पर पहले सुन लो। इन्होंने पृथ्वी को सूर्य की अवस्थिति के आधार पर 3 ताप पेटियों में विभाजित किया। और वो 3 ताप पेटियां कौन सी थी? तो उसमें से नंबर 1 है, पहली है दोस्तों ट्रॉपिकल जोन, मतलब उष्ण कटिबंध। सबसे पहला उन्होंने उष्ण कटिबंध के बारे में बात की। कटिबंध का मतलब होता है 2 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, है ना, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र। दूसरे नंबर पर उन्होंने बांटा टेम्परेट जोन, मतलब शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरे नंबर पर बांटा इन्होंने, तीसरे नंबर पर दोस्तों फ्रीजिड जोन, मतलब शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध हो गया? शीत कटिबंध। तो 3 कटिबंधों में बांटा। ट्रॉपिकल जोन बताया उन्होंने कि ये कर्क रेखा उत्तर में, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से मकर रेखा, मतलब 23.5 डिग्री साउथ के बीच पाया जाता है। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया कि जो शीतोष्ण कटिबंध है, बेसिकली दोनों ही गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ में भी पाया जाता है एंड साउथ में भी पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से शीत कटिबंध के बारे में बताया कि 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ में भी पाया जाएगा एंड साउथ में भी पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य की अवस्थिति के आधार पर मूलतः 3 कटिबंधों में विभाजित है। उन कटिबंधों का ब्यौरा आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहां पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली यह हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उपरांत आप देख सकते हैं, विषुवत रेखा के उपरांत आप देख सकते हैं कि माना कि यहां से गुजर रही है कर्क रेखा, माना कि यहां से गुजर रही है कर्क रेखा, दिस वन, ये कर्क रेखा है, और इसके सापेक्ष यहां प्राप्त हो रही है मकर रेखा, ये मकर रेखा है। फिर आगे बात करता हूं, दूसरी रेखा के बारे में हम बात करें तो यहां से गुजर रही है आर्कटिक सर्कल और यहां गुजर रही है अंटार्कटिक सर्कल। इन सबका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? जैसे ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये प्राप्त हो रही है 23.5 डिग्री साउथ, ये प्राप्त हो रही है 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये प्राप्त हो रही है 66.5 डिग्री साउथ। और यहां पाया जा रहा दोस्तों पोल 90 डिग्री नॉर्थ, और यहां पाया जा रहा पोल 90 डिग्री साउथ। तो अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो कैसे 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 इसमें पाया जा रहा है। ये जो पेटी है, दिस वन, ये वाली आप पेटी देख रहे हैं, दिस वन, ये है दोस्तों आपकी ट्रॉपिकल जोन। ये कौन सी जोन कहलाएगी? ट्रॉपिकल जोन। और ये वाली जो पेटी आप देख पा रहे हैं, ये वाली पेटी आप देख पा रहे हैं, दिस वन, इसकी बात अगर मैं करूं, ये वाली, तो ये है आपकी फ्रीजिड जोन। ये है आपकी दोस्तों फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन, ये है फ्रीजिड जोन हमारी, और बीच की है इसमें से शीतोष्ण कटिबंध। तो इस तरह से ये हमारी पेटियां पृथ्वी में पाई जाती हैं। बस जानना है, इनके बारे में जानना है। तो सभी के सभी लिखेंगे कि ग्रीक विद्वानों ने सूर्य की अवस्थिति के आधार पर, ग्रीक विद्वानों ने सूर्य की अवस्थिति के आधार पर या सूर्य किरणों के झुकाव के आधार पर, सूर्य किरणों के झुकाव के आधार पर पृथ्वी को निम्नलिखित तीन तापीय कटिबंधों में विभाजित किया है। 3 तापीय कटिबंधों में विभाजित किया है पूर्ण विराम लगा के डैश दो, 3 कटिबंध लिखो और पृथ्वी का चित्र बनाओ फटाफट। कमेंटबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम सीधा सीधा फैक्ट है। कर्क से मकर के बीच कम से कम साल में एक बार सूर्य की लंबवत किरणें अवश्य पड़ती हैं, तो ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। अब कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल या मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल के बीच सूर्य की सालों भर किरणें तिरछी ही पड़ती हैं, तो ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध। फिर आर्कटिक सर्कल से पोल के बीच सूर्य की डायरेक्ट किरणें कभी प्राप्त नहीं होती हैं, तो ये हो गया दोस्तों शीत कटिबंध। डायरेक्ट प्रत्यक्ष किरणें कभी प्राप्त नहीं होती। इस आधार पर इन्होंने बांट दिया, विभाजित कर दिया। एनर्जी बजट पढ़ाएंगे बेटा, पक्का पढ़ाएंगे आयुष, आज ही जहां तक पढ़ा देंगे, समय रहते आज ही पढ़ा देंगे। पहली बात कंप्लीट, बना लिया चित्र। अब दूसरी बात लिखेंगे फर्स्ट, अब सेकंड बात लिखेंगे। सेकंड बात लिखेंगे कि वर्तमान जलवायु वेत्ताओं ने
वर्तमान जलवायु वेताओं ने पार्थिव तापमान कहलाता है पृथ्वी का तापमान, पार्थिव तापमान के आधार पर पृथ्वी को निम्नलिखित ताप कटिबंधों में विभाजित किया। अब कौन कौन से कटिबंध होंगे, पहले पॉइंट लिख देता हूं, फिर चित्र बना दूंगा। सबसे पहला उन्होंने लिखाया विषुवतीय उच्च ताप पेटी। विषुवतीय मतलब इक्वाटोरियल हाई टेम्परेचर, यहां पर तापमान उच्च ही होता है। विषुवतीय उच्च ताप, सालों भर उच्च ताप होगा। यह पाई जाती है दोस्तों 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच। पहली पेटी ये होती है। दूसरी पेटी है उष्ण कटिबंध पाया जाता है बेसिकली 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच, नॉर्थ एंड साउथ मतलब दोनों गोलार्धों में यह पाया जाता है। फिर अब तीसरे नंबर पर आता है उपोष्ण कटिबंध। यह पाया जाता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच, दोनों ही गोलार्धों में। फिर चौथे नंबर पर पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। यह पाया जाता है 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच, दोनों ही गोलार्धों में। फिर पाया जाता है पांचवें नंबर पर उपध्रुवीय निम्न ताप पेटी। उपध्रुवीय निम्न ताप पेटी, निम्न ताप कटिबंध या पेटी, कटिबंध ही लिख देता हूं जो अभी तक कटिबंध लिखा। तो यह पाया जाता है 60 से 75 डिग्री के बीच, दोनों ही गोलार्धों में। फिर लास्ट पाया जाता है छठवें नंबर पर ध्रुवीय अति निम्न ताप पेटी, अति निम्न ताप पेटी या कटिबंध। इसे तो आप समझ ही गए होंगे, ये 75 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, दोनों ही गोलार्धों में है। इस तरह से ये कटिबंध पाए जाते हैं। ये कटिबंध है तापमान के आधार पर दोस्तों, ये ताप कटिबंध है, ध्यान रखना। टेम्परेचर बेल्ट है। पृथ्वी के संदर्भ में अगर इन्हें हम दोनों गोलार्धों में ना बनाकर इसमें एक स्मार्ट वर्क ऐसा करें कि पृथ्वी को आधा बना दे। मान लो हमने ये लो पृथ्वी को बना दिया आधा। अब आधी पृथ्वी पर इसे अगर हम बनाना चाहे तो ध्यान से देखना, बनाते हैं हम। सबसे पहले तो इसमें इक्वाटोरियल बेल्ट आएगा, दिस वन। दूसरे नंबर पर इसमें ट्रॉपिकल जोन आएगा 30 डिग्री। फिर तीसरे नंबर पर इसमें सब ट्रॉपिकल जोन आएगा 45 डिग्री। फिर चौथे नंबर पर इसमें बेसिकली आएगा दिस वन, टेम्परेट जोन आएगा। फिर पांचवें नंबर पर इसमें दोस्तों ध्यान से सभी लोग बहुत अच्छे से, टेम्परेट जोन के बाद आएगा दिस वन। अब सबके लिए लिख देता हूं, यह है 0 डिग्री, यह है 0 डिग्री, यह है 10 डिग्री। अभी केवल नॉर्थ में हम दिखा रहे हैं, ऐसा ही साउथ में होगा। यह होगा 30 डिग्री, यह होगा 45 डिग्री, यह होगा 60 डिग्री, यह होगा 75 डिग्री और यहां होगा 90 डिग्री। अब ध्यान से, यह है दोस्तों, इसे आप देख रहे हैं, दिस इज इक्वाटोरियल हाई टेम्परेचर बेल्ट, बट प्रेशर के संदर्भ में देखेंगे तो लो हो जाएगा। फिर हो गया ट्रॉपिकल के बाद अगर आप देखते हैं तो यह हो गया दोस्तों सब ट्रॉपिकल बेल्ट, यह हो गया सब ट्रॉपिकल बेल्ट। फिर हो गया टेम्परेट के बाद आप देखेंगे तो यह हो गया सब पोलर लो टेम्परेचर बेल्ट, दिस वन। फिर हो गया पोलर। तो इस तरह से यहां पर ताप पेटियां इतने प्रकार की बनती हैं। इस चित्र को बनाइए सभी। ये पृथ्वी का आधा भाग मैंने बनाया, आधा ऐसे ही नीचे होगा। नॉर्थ एंड साउथ का मतलब दोनों ही गोलार्धों में बेटा। बार बार जो मैं नॉर्थ एंड साउथ लिखा हूं इसका मतलब है दोनों ही गोलार्धों में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। अच्छा यहां बैठ जाऊंगा तो बोर्ड नहीं दिखेगा, तो मैं और साइड में बैठ जाता हूं। चित्र बनाए फटाफट। साइड में इसलिए हो ताकि दोस्तों पूरा बोर्ड दिखे। आप बन गया, वेरी गुड। तो ये थी ताप पेटियां। अब ताप पेटियों के बाद हमें पढ़ना है ऊष्मा बजट या ऊर्जा बजट, तब जाकर पढ़ेंगे तापमान पतन दर आदि, ठीक है ना। तो सभी के सभी लोग ध्यान से हेडिंग देंगे हीट बजट। इसी को दूसरा शब्द बोलते हैं एनर्जी बजट या एनर्जी बैलेंस। बिल्कुल मेरी बोर्ड की तरफ नजर रहती है श्वेता बेटा, बोर्ड की तरफ रहती। एनर्जी बजट या एनर्जी बैलेंस बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहले सुन लेंगे दोस्तों, आफ्टर दैट चित्र को बाद में बनाएंगे। मैं समझाता हूं, एक बार में मस्तिष्क में फीड हो जाएगा, पर सुनोगे अच्छे से तो, नहीं सुनोगे तो कोई बात ही नहीं, तब तो फिर सबकी चांदी ही ठीक है। लोकेश आप पढ़ाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। मोस्ट वेलकम बेटा। अमन सर नोट्स के अलावा स्टैंडर्ड बुक भी नोट्स नहीं, स्टैंडर्ड बुक की नोट्स नहीं बनाए जाते, पढ़े जाते हैं। मोहम्मद आरिफ सर अभी बिजी। ओके आरिफ बेटा, ओके। शब्द कहता है, ये बजट शब्द है, ये शब्द कहता है संतुलन। देखो आपने इकोनॉमी में बजट शब्द पढ़ा होगा, कम से कम इकोनॉमिक बजट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यह शब्द फ्रांस से निकला है।
फ्रांस में बजट शब्द का अर्थ होता था चमड़े का थैला। तो वहां के पार्लियामेंट्स में वहां का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था वह बेसिकली चमड़े के थैले में एक साल के जो सरकार के लेखा जोखा होते थे उसको लेकर के आता था। तो चमड़े के थैले में पैक उस एक वर्ष के लेखा जोखा या हिसाब के ब्यौरे को ही वहां पर बजट कहा गया। तब से लेकर आज तक बजट शब्द लेखा जोखा के ब्यौरे के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। मैं यहां पर बजट शब्द उसी ब्यौरे को संतुलन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं क्या सभी के सभी ज्योग्राफर्स प्रस्तुत करते हैं? कैसे? इस बात को समझो। बजट का मतलब संतुलन कैसे? वहां इकोनॉमी में भी जो संतुलन शब्द होता है, यह बजट शब्द होता है। इस बजट शब्द का मतलब होता है कि हमारी आय कितनी है और हमारा व्यय कितना है। आय मतलब आवक और व्यय का मतलब खर्च। और आय एवं व्यय के बीच जो संतुलन की दशा हम दिखाते हैं उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक बजट। तो यहां हम हीट के संदर्भ में दिखाएं, यहां हम हीट के साथ एनर्जी के संदर्भ में दिखाएं कि हमें सूर्य से एनर्जी कितनी मिली और हमने कितनी एनर्जी को वापस लौटाया। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं लौटाई गई ऊर्जा के बीच जो बैलेंस प्राप्त होता है, जो संतुलन प्राप्त होता है, उसे ही एनर्जी बजट या हीट बजट कहा जाता है। फिर से सुनो ध्यान से, बजट शब्द ही संतुलन को प्रतिबिंबित करता है, संतुलन को इंगित करता है, संतुलन का द्योतक है। जो भी शब्द आप उपयोग करो, मतलब संतुलन। तो किसके बीच संतुलन? हम लोग देखो हम स्टूडेंट्स होते हैं ना दोस्तों, तो हम भी बोलते हैं महीने के लास्ट में इस समय पर पॉकेट बजट ना हमारा हिला हुआ है, क्योंकि महीने का लास्ट चल रहा था, जो घर से आया था वो लगभग अब खर्च होने वाला है। स्टूडेंट लाइफ में भी हम ऐसा करते थे। आज की बात करते हैं इकोनॉमिक बजट के अलावा हमें आज यहां पढ़ना हीट एंड एनर्जी बजट। देखो, आप जानते हैं पृथ्वी में ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऐसा नहीं कि अन्य कारणों से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, पर मुख्य स्रोत सूर्य है, बाकी नेग्लेक्टेबल है। तो सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, तो क्या पृथ्वी सारी ऊर्जा को खपा लेती है, सारी ऊर्जा का उपयोग कर लेती है? क्या उस ऊर्जा की कोई इकाई मात्रा को लौटाती नहीं है? लौटाती है। प्रकृति में लालच का नियम लागू नहीं होता, प्रकृति संतुलन के नियम पर कायम है। प्रकृति हर जगह संतुलन कायम करना चाहती है। इसी संदर्भ में कहा जाता है नेचर नोज एवरीथिंग। प्रकृति सब कुछ जानती है। सब कुछ जानने का मतलब है कि वह जानते हुए अपने आप को संतुलित करने का उत्तरोत्तर या निरंतर प्रयास करती है। प्रकृति के संदर्भ में यह बात कही जाती है, आगे सुनना ध्यान से। तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, प्रकृति है, तो पृथ्वी उस ऊर्जा का उपयोग जरूर करती है, लेकिन उपयोग के बाद उसे वापस लौटाती है। ठीक वैसा जैसे मान लो कि आपके पापा जी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, जैसे मान लेते हैं आज उन्हें 1 लाख रुपया की जरूरत पड़ी, अचानक जरूरत पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पापा जी के पास 1 लाख रुपया है पिताजी के पास, पर अचानक जरूरत आन पड़ी और ऐसा हो जाता है बेटा, तो क्या बोलेंगे? पापा जी आपको बोलेंगे बेटा जा शर्मा जी के यहाँ से, जा वर्मा जी के यहाँ से, जा श्रीवास्तव जी के यहाँ से, जा लाला जी के यहाँ से, किसी के यहाँ से जा, अपने किसी पर्टिकुलर मित्र का नाम देंगे, फोन नंबर देंगे, जगह देंगे, स्थान देकर बोलेंगे उनके पास से जाकर पैसा ले आ। आप पैसा लाओगे, पिताजी को दोगे, पिताजी उस 1 लाख रुपया का उपयोग करेंगे और एक निश्चित समय पर वह पैसा वापस लौटा देंगे। अर्थात जो लिया उसे वापस लौटाया। फिर से सुनना, जो लिया उसे वापस लौटाया। इस बात को ही, इस प्रक्रिया को ही संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ठीक पृथ्वी में भी ऐसा ही नियम लागू होता है। पृथ्वी सूर्य से जो भी ऊष्मा ऊर्जा लेती है उसे बराबर मात्रा में वापस लौटा देती है। तो ली गई ऊष्मा एवं लौटाई गई ऊष्मा के बीच जो संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है उसे ही एनर्जी बजट कहा जाता है, उसे ही हीट बजट कहा जाता है। समझ में आ गई? तो चलो इतनी बात पहले लिखो। हीट बजट में डैश देकर लिखेंगे इसका संबंध पृथ्वी तंत्र को, इसका संबंध पृथ्वी तंत्र को सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, पृथ्वी तंत्र को सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा एवं पृथ्वी द्वारा लौटाई गई ऊर्जा, पृथ्वी द्वारा लौटाई गई ऊर्जा के मध्य संतुलन की अवस्था से है, के मध्य संतुलन की अवस्था से, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा के आगमन, ऊष्मा ऊर्जा के आगमन एवं पृथ्वी तंत्र द्वारा निर्गमन, निर्गमन मतलब वापस लौटाना, पृथ्वी तंत्र द्वारा निर्गमन के बीच संतुलन की दशा को ही, हीट बजट या एनर्जी बजट कहा जाता है, ऊष्मा बजट या ऊर्जा बजट कहा जाता है। पूर्ण विराम पैरा चेंज करते हुए लिखें, इसे हम निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। रेखा चित्र में समझेंगे, भाषा में नहीं लिखना है। इसे हम निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखना, यहां हमने बताया कि ऊष्मा का आगमन, क्या बताया मैंने? ऊष्मा का आगमन या ऊर्जा का आगमन। तो ऊष्मा हमें प्राप्त कितनी हो रही है, आगमन का मतलब कितनी प्राप्त हुई, और दूसरी तरफ ऊष्मा निर्गमन मतलब वापस कितनी गई, निर्गमन कितनी गई। इनके बीच जो संतुलन प्राप्त होता है, जो बैलेंस प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हीट बजट कहते हैं। आई थिंक इतने में अब आपको एटलीस्ट बातें समझ में आ गई होंगी कि हमने आपसे 100 रुपया लिया, समय रहते उस 100 रुपया को लौटा दिया, तो जितना लिया उतना ही बराबर मात्रा में लौटाया। ये संतुलन की स्थिति है, तो आर्थिक संतुलन हुआ। पर इधर दूसरी तरफ कई तरह का संतुलन हो सकता है। सपोज गांव में आपने देखा होगा, घरों के बीच ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार आ गया, हमारे पास आज दाल नहीं है या हमारे पास आज आटा नहीं है, तो हम गए भागे अपने पड़ोसी के पास से 1 किलो आटा ले आए, 1 किलोग्राम दाल ले आए और फिर समय रहते अपने पड़ोसी को लौटा दिए।
समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो वो भोज्य ऊर्जा का साधन मतलब किसी भी प्रकार की ऊर्जा। लेकिन यहां पर जिस ऊर्जा का संबंध है, इस ऊर्जा का संबंध है सूर्य तप से। किससे संबंध है दोस्तों? सूर्य तप से है, इंसोलेशन से है। जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से जिस प्रकार की भी ऊर्जा हमें मिल रही होती है उसे हम सूर्य तप कहते हैं। अब आगे आगे ध्यान से माना कि दोस्तों, माना कि यह है हमारे पृथ्वी की सतह, दिस वन, ये अर्थ सरफेस है ना। अर्थ सरफेस को ऐसे नहीं बनाता बेटा, चलो आज कुछ भिन्न बनाता हूं। मान लो कि यहां कोई ऐसा सरफेस है जहां हिमाच्छादन है, यहां ऐसी सरफेस है जहां पर सागरीय जलराशियां पाई जा रही हैं, यहां ऐसी सरफेस है जहां पर स्थलीय सतह पाया जा रहा है, और ये सब पृथ्वी की सतही भाग है, ये सब पृथ्वी के सतही भाग है। ठीक है, मान लो कि ये जलराशियों के हिस्से हैं, जलराशियों के हिस्से। ठीक है, ये अर्थ सरफेस, यहां हम लिख देते हैं अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। अब यहीं पर कहीं तो बाग बगीचे होंगे, मान लेते हैं कि यहां पर बाग बगीचे हैं, वन है, फलोद्यान है, कहीं घास के मैदान होंगे, कहीं खुली चट्टानें होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम प्रकार की प्रकृति होगी धरातल की। धरातल हमारा चारों ओर से घिरा हुआ है, धरातल हमारा चारों ओर से घिरा हुआ है वायुमंडल से। यहां पर है वायुमंडल, ये वायुमंडल है, ये लो दोस्तों, ये आ गया हमारा वायुमंडल। ओके, अब ये एटमॉस्फेयर जहां विविध प्रकार की गैसें हैं। ओके, अब जैसे ही सूर्य की किरण आई, मान लेते हैं कि ये हैं हमारे प्रभु सूर्य भगवान, जिन्हें हम भुवन भास्कर के नाम से जानते हैं, त्रिभुवनपति के नाम से जानते हैं, आदित्य के नाम से जानते हैं, रश्मि रथी जिन्हें हम कहते हैं। तो ये हैं जग को प्रकाशित करने वाले, जग को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रभु श्री सूर्य, सूर्य देवता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अब सूर्य देवता ने पृथ्वी को ऊर्जा दिया शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। आप जानते हैं कि सूर्य में चूंकि ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में है, तो जहां जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ उतनी ही छोटी होती है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। बेसिक है, हम लोग 5वीं 6वीं की कक्षा में जान रहे हैं ये बात, एकदम बच्चों की कक्षा में, कि ऊर्जा की मात्रा जितनी अधिक होगी तरंग दैर्घ्य उतनी ही छोटी होगी। तो सूर्य में, सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा की मात्रा अधिक है, इसलिए इसके द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक लघु तरंगीय विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, जिसे आप कह सकते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन या सोलर रेडिएशन, सोलर सौरिक विकिरण। SWR बार बार मत पूछना, यह है शॉर्ट वेव रेडिएशन, हिंदी में कहते हैं लघु तरंगीय विकिरण। सूर्य से बेसिकली हमें लघु तरंगीय विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो रही थी और प्राप्त हो रही है, प्राप्त होती रहेगी, ऐसा समझो। पर मान लेते हैं कि जो सूर्य से ऊर्जा मिली बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है, इसकी ऊर्जा 100 यूनिट है। हमें सूर्य प्रत्येक इकाई समय पर माना कि 100 इकाई ऊर्जा प्रदान करता है, 100 इकाई ऊर्जा देता है। इतनी ऊर्जा दिया मतलब 100 रुपया दिया, आप इतना मान लो। जस्ट एक मिनट दोस्तों, किशन अरोड़ा ने लिखा, नमस्कार सर जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से मैं बैच कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बेटा कंटिन्यू करो बेटा, कोई बात नहीं है, अब तुम स्वस्थ होना ठीक से। सुमित राठौर सर, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हो, मोस्ट वेलकम बेटा। रिकॉर्डेड क्लास सेल कर रहा हूं, ठीक है कर लो बेटा किशन, और फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताना। अगर वहां कुछ ऐसा इशू है तो पक्का क्लियर नहीं दिख रहा होगा। चलो अब फिर से टॉपिक पर लौटते हैं, पूरी बात करने तक नो मोर कमेंट्स। तो सूर्य ने 100 रुपया दिया, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 100 इकाई ऊर्जा दिया लघु तरंगीय विकिरण के रूप में, जिसको आप विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं और सौरिक विकिरण भी कहते हैं। यह विकिरण जैसे ही हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में पहुंचता है, हमने आयन मंडल आदि की बात की थी, आपको याद आता होगा। तो वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचता है तो वायुमंडल की ऊपरी सतह इसकी कुछ मात्रा को डायरेक्ट वापस लौटा देती है, और लौटाई गई ऊर्जा की मात्रा बेसिकली 6 इकाई होती है, 6 यूनिट होती है। वायुमंडल की ऊपर की परत वापस सीधे इसे लौटा देती, बोलती इतने की जरूरत नहीं। जैसे ध्यान से सुनना, आपको जरूरत थी 94 रुपया की, 94 रुपया की जरूरत थी, आपने शर्मा जी से मंगाया था 94 रुपया, उन्होंने आपको 100 रुपया दे दिया। तो जैसे 100 रुपया दिया तो आप अपने बेटे से तुरंत 6 रुपया वापस करवा दो कि ना बेटा इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे वापस करवा दो, हमारा 94 रुपया में काम चल जाएगा। तो बिना किसी उपयोग का आपने जो 6 रुपया वापस लौटाया है, ठीक वैसा ही हमारा वायुमंडल इतनी रुपया मतलब इतनी इकाई ऊर्जा वापस लौटा देता है। वायुमंडल की बाहरी परत वापस लौटाती है कि ना भाई ना, इतने की मुझे जरूरत नहीं है, तू इतनी वापस ले जा, अंतरिक्ष को वापस लौटा दिया। फिर आगे बात करूंगा, यह ऊर्जा, अब जो शेष बची हुई ऊर्जा, उस शेष बची ऊर्जा में से दोस्तों, ऊर्जा तब नीचे धीरे धीरे आती ही रहेगी। शेष बची ऊर्जा में से जब ऊर्जा और नीचे पहुंचती है हमारे वायुमंडल में, तो वायुमंडल के आंतरिक भागों की विविध गैसें, जलवाष्प आदि, ध्यान से, विविध गैसें, जलवाष्प, धूल कण आदि फिर से 27 रुपया वापस लौटा देते कि ना भाई ना, मुझे इसकी भी जरूरत ना है, तो इसे ले जा। मतलब 33 रुपया लौटा दिया। 100 रुपया में से सही मामले पर कितना लौटा दिया? 33 रुपया। ठीक, इसको ऐसे समझो कि पापा जी ने आपके 6 रुपया तो लौटा दिया था, पापा जी ने 6 रुपया लौटा दिया था कि मुझे तो 94 रुपया की ही जरूरत है। और जैसे वो 94 रुपया पापा जी के हाथ में आया तो मम्मी आ गई भागी भागी, और मम्मी ने कहा कि इतना सारा कर्ज लेकर हम कैसे जिएंगे, मुझे इतने कर्जे की जरूरत नहीं है, मुझे इतना कर्जा नहीं चाहिए। उन्होंने उस 94 रुपया में से 27 रुपया फिर लौटा दिया। बेटे से बोला कि जा बेटा शर्मा जी को ना, या शर्मा आंटी को, या शर्मा अंकल को इतना और लौटा के चला, इतने की भी हमें जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करना, मतलब 6 पहले लौटा दिया, 27 अब लौटा दिया, पापा ने भी लौटाया, मम्मी ने भी लौटाया। लौटाने की कुल मात्रा कितनी हो गई दोस्तों? अब 33 इकाई हो गई, आगे 33 इकाई हो गई। समझने की कोशिश करना। फिर ये ऊर्जा जो सूर्य के पास थी, ये ऊर्जा भागी 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 वायुमंडल को पार करती हुई पृथ्वी की सतह के आसपास पहुंचती है, जहां कहीं पर सागर है तो कहीं हिमाच्छादित सतह है। पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। पृथ्वी की सतह में कहीं सागर है, देखो यहां पर ये हिमाच्छादित सतहें हैं, तो कहीं पर सागरीय सतह है, कहीं चट्टानी सतहें हैं। तो ये सब मिलजुल कर क्या कहते हैं? एक योजना बनाते हैं। अरे यार इतनी ऊर्जा का हम करेंगे क्या? ये सब मिलजुल कर योजना बनाते हैं कि इतनी ऊर्जा का हम करेंगे क्या, और ये सब मिलजुल कर कुछ ऊर्जा की मात्रा को फिर से लौटाते हैं, और इनके द्वारा लौटाई गई ऊर्जा की मात्रा 2 रुपया है। अब इसको ऐसा समझो कि शर्मा अंकल से आप 100 रुपया लेकर आए थे, ध्यान से सुनना,
100 रुपया में से 6 रुपया पापा जी ने लौटा दिया। 100 रुपया किसने लौटा दिया? पापा जी ने लौटा दिया। 33 रुपया मम्मी आपकी समझदार थी कि कर्ज लेकर क्या करेंगे, 33 रुपया, सॉरी 27 रुपया उन्होंने लौटा दिया। फिर जब पैसा इतना मिला तो आपके दादाजी आ गए, बोले बहू क्या है? तो आप बहू ने बताया कि पिताजी बेसिकली ये जरूरत थी कुछ पैसों की, तो शर्मा अंकल से इन्होंने शर्मा जी से इन्होंने मंगाया था पैसा। तो फिर उन्होंने पूछा कितना पैसा मंगाया था, कितने की जरूरत थी? तो फिर दादाजी ने हिसाब लगाया, बोला हमारा काम तो 65 रुपया में चल सकता है, जरूरत क्या है 67 रुपया रखने की, तो ऐसा करो 2 रुपया और वापस लौटाओ। तो हमारे पृथ्वी की सतह रूपी दादाजी ने, पृथ्वी की सतह रूपी दादाजी ने बेसिकली दोस्तों क्या कर दिया, यहां पर 2 रुपया और लौटा दिया। समझ गए मेरी बात की नहीं? 2 रुपया और लौटा दिया। तो ध्यान से सुनना, पिताजी द्वारा लौटाई गई ऊर्जा, मम्मी द्वारा लौटाई गई ऊर्जा, दादाजी द्वारा लौटाई गई ऊर्जा, इस सब की मात्रा टोटल मिलाकर हो गई 35। ये 35 रुपया सबने लौटाया। अब प्रकृति के संदर्भ में समझना, वायुमंडल के बाहरी परत ने लौटा दिया 6 इकाई, वायुमंडल की आंतरिक परतों ने लौटा दिया 27 इकाई, पृथ्वी की सतह की हिमाच्छादित सतहों आदि ने भी लौटा दिया। ध्यान से दोस्तों, लौटा दिया 2 इकाई। तो लौटाई गई कुल ऊर्जा हुई 35 इकाई। तो हमारी पृथ्वी तंत्र ने जितनी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया बल्कि सीधे वैसा का वैसा लौटा दिया, लौटाई गई यह ऊर्जा कहलाती है अल्बिडो। क्या कहलाती है दोस्तों? अल्बिडो कहलाती है। यह है अल्बिडो, कि जितनी ऊर्जा का उपयोग हमारे पृथ्वी तंत्र द्वारा नहीं किया जाता बल्कि सीधे प्रत्यक्ष रूप से लौटा दिया जाता है, उसे अल्बिडो कहते हैं। इसको एक सरल इंग्लिश सेंटेंस में कहा जाता है रिफ्लेक्शन विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। रिफ्लेक्शन विदाउट एब्जॉर्प्शन। विपुल शर्मा, प्रणाम सर, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यशील हूं। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे से पढ़ो, मस्ती से हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? और आपका तो दायित्व और प्रबल है, बहुत खुशी हुई। आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आप सब भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहूंगा कि अगर कुछ इन कक्षाओं से अतिरिक्त सीख सके तो बच्चों तक जरूर पहुंचाना बेटा, ठीक है? ओके, तो 35 इकाई हो गया अल्बिडो, जिसे हमने उपयोग नहीं किया, अर्थात रिफ्लेक्शन विदाउट एब्जॉर्प्शन। यही है अल्बिडो। सर ये ऊर्जा क्यों लौटाई जाती है? वायुमंडल की प्रकृति की वजह से, पृथ्वी की प्रकृति की वजह से लौटा दी जाती है, बस। अब दोस्तों शेष बची है 65 इकाई ऊर्जा। 100 में से हमने लौटा दिया, ध्यान से, 100 में से हमने लौटा दिया 35 इकाई ऊर्जा। अब 35 के बाद बची 65 इकाई ऊर्जा। तो ध्यान से समझना कि 65 इकाई ऊर्जा में से 14 इकाई ऊर्जा 14 यूनिट एनर्जी अब उपयोग करना शुरू कर रहा है। 14 इकाई ऊर्जा हमारे वायुमंडल की आर्द्रता ने या बादल आदि ने एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे वायुमंडल में उपस्थित बादल आदि ने या आर्द्रता आदि ने 14 इकाई ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब ठीक वैसे बचा कि अब 65 रुपया घर में आ गए, तो अब उस 65 रुपया का उपयोग कौन कौन किस किस प्रकार से करेगा? तो ये 14 रुपया घर के बच्चे ले लिए कि डैडी डैडी मम्मा मम्मा मेरे लिए दे दो, मेरे पॉकेट मनी के लिए दे दो, मुझे आज पार्टी में जाना है उसके लिए कुछ दे दो। तो इतना तो बच्चे ले गए, आप ऐसा समझो। अब जब 14 रुपया बच्चे ले गए 65 रुपया में से, तो बचा 51 रुपया। अब 51 रुपया आया बेचारी पृथ्वी के पास। पृथ्वी को समझो आपके मामा के पास आई। 51 रुपया आया किसके पास? हमारी पृथ्वी के पास आया। और इस 51 रुपया को पृथ्वी ने अपने घर के राशन, पानी, नून, तेल, जो आप समझ सकते हो जिस रूप में, उस रूप में उपयोग कर लिया। ठीक है, फिर से बोलना चाहूंगा कि ये मम्मी ने कितने रुपया का? केवल 51 रुपया का उपयोग किया। उससे अपना घर का जो भी जरूरत की सामग्री थी उसे खरीद लिया। पर पापा जी को इसका इत्तला जरूर किया कि मैं 51 रुपया उपयोग कर लिया, ध्यान रखना कि इसे लौटाना। और बच्चों ने भी खर्च कर दिया, इसको भी शर्मा जी को लौटाना, समय से लौटाना। अगर गड़बड़ कर दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, दोबारा शर्मा जी हमें नहीं देंगे और हमारे यहां फिर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। यहां ध्यान से सुनना। अब हमने 65 में से 65 का उपयोग कर लिया, 14 का उपयोग बच्चों ने कर लिया, 51 का उपयोग मम्मी ने कर लिया। अब आगे बात समझते हैं। पृथ्वी रूपी मम्मी लालची नहीं है, ध्यान रखना, उसे मैनेज करना आता है। 51 का उपयोग तो किया, लेकिन उसके पास तुरंत ही 17 रुपया आ गया कहीं से, किसी प्रक्रिया से। तो बेटा ध्यान रखना कि पृथ्वी अब अपने पास में से जो 17 रुपया आया उसे अब प्रकृति को दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में लौटाना शुरू किया। क्योंकि वही वाला पैसा अब नहीं है, वो पैसा तो खर्च हो गया, अब अपने पास का पैसा खर्च हो रहा है। तो बदला हुआ पृथ्वी का पैसा किसका है? पृथ्वी का पैसा है। तो पृथ्वी द्वारा लौटाई गई ऊर्जा को बेसिकली पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये सौरिक विकिरण था दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन। ये सौरिक विकिरण था, लेकिन जो पृथ्वी लौटाती है इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहते हैं इसे? पार्थिव विकिरण। ध्यान रखना, सौरिक विकिरण शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हो रहा था, तो जो पार्थिव विकिरण होता है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है, दीर्घ तरंगी विकिरण के रूप में होता है। तो हमारी पृथ्वी ने एकदम जैसे पैसा आया, जैसे ऊर्जा आई, ऊर्जा का उपयोग तो किया, लेकिन 17 इकाई ऊर्जा का रात्रि में जब एकदम शांत माहौल हो गया, पूरा शांत माहौल है, तो इतनी ऊर्जा को लौटा दिया कि ले भाई इतनी ऊर्जा ले जा, जितना कर्ज कम हो जाए उतना ही बढ़िया होता है। इतना लौटा दिया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से इसने लौटा दिया। इतनी चली गई। अब ध्यान से, 51 रुपया इसके पास थी, 51 रुपया में से 17 रुपया लौटाया, 51 में से 17 इकाई ऊर्जा अब इसने लौटा दिया। बची कितनी दोस्तों? 34 यूनिट बची। अब 34 यूनिट जो एनर्जी बची, ध्यान से सुनते जाना बस बहुत अच्छे से। 34 जो यूनिट बची, तो उसे चालन क्रिया के माध्यम से, संवहन क्रिया के माध्यम से, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये 34 इकाई ऊर्जा इन सब ने वापस किया, जिसे अल्टीमेटली एब्जॉर्ब कर लिया वायुमंडल की आर्द्रता आदि ने या ग्रीन हाउस गैसों ने एब्जॉर्ब किया। कितनी ऊर्जा? 17 इकाई इसने पहले लौटा दिया था, 34 इकाई अब लौटाया। 51 रुपया ही मम्मी के पास आया था, इन्होंने अपनी 51 में से 51 लौटा दिया।
और फिर अब ध्यान से सुनना, जैसे ही वर्षा आदि होती है तो वर्षा आदि के दौरान, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, वर्षा आदि के दौरान बादलों के पास ये जो कुल 34 + 14 इकाई ऊर्जा है, अर्थात 48 यूनिट एनर्जी, इसको अंतरिक्ष को विसर्जित कर दिया जाता है। इसे प्रकृति अपने पास नहीं रखती। जैसे बारिश आदि हो जाती है तो यहां पर उपस्थित ऊर्जा धीरे धीरे अंतरिक्ष को विसर्जित कर दी जाती है, लौटा दी जाती है। तो ध्यान रखना, यहां 48 + 17, इन दोनों को हमने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो कुल कितना आ गया? 65 यूनिट हो गया। कितने यूनिट हो गया दोस्तों? 65 यूनिट हो गया था। रियल सेंस में दोस्तों ध्यान रखना कि 35 इकाई तो हमने एल्बिडो के रूप में लौटाया था, 65 यूनिट हमने हमने अपने एटमॉस्फेरिक रेडिएशन के रूप में लौटा दिया। तो 65 + 35 हो गया 100। यहां पर आप देख सकते हैं 65 + 35 इकाई ऊर्जा आपने जोड़ा तो टोटल हो गया आपका 100 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों? 100 यूनिट एनर्जी हो गया। हमें मिली थी 100 इकाई ऊर्जा, हमने लौटा दी 100 इकाई ऊर्जा, तो जितना मिला उतना ही वापस लौटाया। इसे ही कहते हैं एनर्जी बजट, इसे ही कहते हैं हीट बजट। दोस्तों तो मुझे लगता है अब तक जाकर आपको यह ग्राफ पूरा क्लियर हो चुका होगा। हर एक बात इस ग्राफ में बिना लिखे बिना कहे मैंने सब कुछ समझा दी है। और इस चित्र को आप बनाओ। पहले तो आप ये बताओ समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं समझने में? दोस्तों ये हीट बजट किताब से पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा। एक बार कभी किताबें पढ़कर देखना। जो चीज मैंने आज आपको बता दी है मेरा अपना रिसर्च है, बजट है। मुझे ऐसा लगता है अब आपको सभी को समझ में आ गया। बस यही मेरी सार्थकता थी, यही मेरा प्रयास था कि आप सबको बढ़िया समझ। ऐसा ही सुंदर सा चित्र बनाएंगे बढ़िया से, ताकि इतनी क्लैरिटी रहे कि किसी को दिक्कत भी ना आए समझने में। दिमाग में छप गया ना, बस यही चाहिए था शिवम। बच्चों ने कहा समझ आ गया, दिमाग में छप गया, मैं यही चाहिए था, यही तो प्रयास कर रहा था मैं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ये मेंस का टॉपिक है, सीधा मेंस का टॉपिक है ना? तो आप चित्र बना लो सभी, तो समझने की जरूरत भी नहीं बेटा। आप उससे कपड़ा मापता है, दर्जी समझ रही हो, टेलर, उससे मापते हैं बिटिया, है उससे बना लिया था, उससे नापा था, मेरे सामने नापा था और नाप कर दिखाया था। भूत हो यार, हुआ था बेटा, पैदा हुई थी। और दूसरा दूसरा जवाब, जिस दिन तुम्हारे फूफा के ताऊ के मामा एनवायरमेंट में, फिर दूसरे बच्चे ने पूछा है कि हो, तो जवाब उसके जिम्मेदार पूर्वक नहीं मिल सकते बेटा। बचपन में नहीं हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुमको अपनी क्यों नहीं लिखा? बन गया दोस्तों ये। मोस्ट वेलकम बेटा गौरव। ओके किरण, ओके बेटा, चलो। अच्छा एक बच्चे ने कहा सर थर्मामीटर से नापते हैं। हाँ ठीक बोले हो, सही बोले हो, एकदम सही जवाब तुम्हारा, एक्सेलेंट जवाब। तुम्हें इसके लिए अवार्ड मिलेगा अभी। कुछ बच्चे तो मुझे पता है 1000 गालियां देते होंगे, एक सांस में पानी पी पी कर गालियां देते होंगे कि ये कहां से आ गया, नक चढ़ा कैसे, को सुधार देना। अभी में जाना चाहते हैं तो पढ़ना देते तो मुझे बुरा। अच्छी अच्छी वाली इतना जोड़नी है मुझे। हाउस इफेक्ट का प्रभाव क्या मिला, तो ध्यान से सुनना। हुआ क्या वर्तमान परिदृश्य में, इसमें चेंजेस कैसे आए, बहुत अच्छे से समझना आगे की बात। इतनी बात तो समझ में आ गई हीट बजट में। अब हीट बजट को थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे और जोड़ना चाहूंगा। प्रकृति अपने सामान्य संतुलन की दशा में ऐसा करती थी, लेकिन बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। आपके पिताजी के 2 बेटे हैं, आपके पिताजी के एक बेटे आप हो जो कि बेटा या बेटी जो कि सच में बहुत अच्छे हो, है भरोसा कि नहीं? अपने आप पर भरोसा तो करते होगे, सच में आप अच्छे हो बेटा, सच में। यार थोड़ा मैं मुस्कुराने के लिए बोल लेता हूं। तो दूसरा आपका भाई बहन है जो बड़ा ही लालची है। कैसा है? बड़ा ही लालची है। ध्यान से, विपुल शर्मा मोस्ट वेलकम बेटा। अब वो लालची है तो क्या करता है, जब पापा जी बोलते हैं कि ये ले पैसा जा शर्मा जी के यहां लौटा के आ, तो वो करता क्या है कि उस पैसे में से कुछ पैसे अपने पॉकेट में रखता है और रास्ते में लेमन जूस खा लेता है, रास्ते में चॉकलेट टॉफी खा लेता है, रास्ते में चिप्स कुरकुरे नाचूज खा लेता है। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? शर्मा जी के पास पहुंचता है और शर्मा जी से बोलता है पापा जी ने, जैसे मान लो एक एग्जांपल कि 35 रुपया लौटाने के लिए पिताजी ने आपको दिया था कि ये 35 रुपया जाके लौटा देना शर्मा जी को, और आपने रास्ते में 1 रुपया का टॉफी खा लिया, 1 लेयर्स खा लिया। मान लो कि आपने एक टॉफी ली और खा ली और 34 रुपये लौटाया, और शर्मा जी ने पूछा पापा जी ने क्या 34 रुपये लौटाया था? तो आपने मुंह बनाते हुए जी अंकल पापा जी ने इतना ही लौटाया था, और आप किए क्या है, गलती में बदमाशी या रास्ते से आप सॉरी रास्ते में आपने बदमाशी की है, 1 रुपये की चॉकलेट खा लिया है। तो दोस्तों जब लास्ट में हिसाब किताब होगा शर्मा जी और आपके पापा जी के बीच, तब तो पता चल जाएगा ना कि आपने बदमाशियां की हैं, आपके भाई ने बदमाशी की है, बहन ने बदमाशी की है, शर्मा जी को उतना पैसा नहीं लौटाया। इस बदमाशी का दंड भुगतना पड़ता है आपको, वही दंड प्रकृति भी भुगताती है। और ध्यान से सुनना कि सामान्य दशाओं में हमारे वायुमंडल की स्थिति ऐसी होती है, लेकिन वर्तमान में, सुनो अब यहां आगे जोड़कर, लेकिन वर्तमान में हमने अपनी तमाम प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाओं आदि के माध्यम से अतिरिक्त मात्रा में अपने इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड घोल दिया, अतिरिक्त मात्रा में हमने अपने इस वायुमंडल में मीथेन घोल दिया, अतिरिक्त मात्रा में हमने अपने इस वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड घोल दिया, अतिरिक्त मात्रा में हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन घोल दिया, अतिरिक्त मात्रा में हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन घोल दिया, अतिरिक्त मात्रा में हमने परफ्लोरोकार्बन को पीएफसी घोल दिया, हमने HF6 घोल दिया। ठीक है, हमने इसी में ओजोन घोल दिया।
हमने इसी में अतिरिक्त मात्रा में जलवाष्प घोल दिया। ये तमाम प्रकार की जो गैसें हैं, जलवाष्प को यहां लिख देते हैं H2O, इसे घोल दिया। ये तमाम प्रकार की जो गैसें थी, इनकी संतुलित मात्रा तो वायुमंडल के एटमॉस्फेरिक बैलेंस में, टेंपरेचर या एनर्जी बैलेंस में मदद करती थी, लेकिन चूंकि ये लालची गैसें हैं। अब देखो पिताजी के पास आपके इतने लालची बच्चे हैं, ये लालची बच्चे करते क्या हैं कि जब सूर्य से ऊर्जा आती है, जब शर्मा जी से पैसा लाना होता है तब तो दौड़ दौड़ के ले आते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन जब लौटाना होता है तो लौटाए गए पैसे में से कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं। फिर से बोला कि जब शर्मा जी से लाना होता तो दौड़ दौड़ के लाता, पापा जी ये लाया पैसा, मम्मी ये लाया पैसा, मम्मी ये लाया पैसा, दादाजी ये लाया पैसा, पैसा दौड़ दौड़ के लाते, लेकिन जब लौटाने का नंबर आता है तो आपके मन में लालच आ जाता है। और लालच आ जाता है और ये सब क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं। कोई 1 पैसा रखा, कोई 4 पैसा रखा, अपने पास पैसे रख लिया, किसी की मात्रा रखने की ज्यादा है, किसी की कम है, पर रखा सबने। और जब सबने पैसा रख लिया, जितना लौटाना था उतना नहीं लौटाया, तो इसका मतलब है कि आपके पॉकेट में गर्मी बढ़ गई। पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, आपके पॉकेट में गर्मी बढ़ गई। तो ध्यान से, ये गैसें दोस्तों, पॉकेट की गर्मी को छोड़ा, गैसों में आओ। ये गैसें सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो पारदर्शी माध्यम का कार्य करती हैं, बिल्कुल नई रुकावट पैदा करती, लेकिन जो पृथ्वी से लौटाई जा रही होती है ऊर्जा, उसकी कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अपनी ओर रख लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके उसी ऊर्जा की मात्रा को पृथ्वी की तरफ फिर से री-रेडिएट कर देते हैं। जो एब्जॉर्ब किया था ऊर्जा, उसे फिर से पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारा जो निचला वायुमंडल है, धीरे धीरे इसके तापमान में वृद्धि होने लगती है। फिर से ये सभी की सभी गैसें जो कि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर वायुमंडल के निचले तापमान को बढ़ा देती हैं। इसलिए इन गैसों के समूह को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, और इनके द्वारा बढ़ाए गए तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग आया, इस समय तो डेली ग्लोबल वार्मिंग के फेज को आप सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, भुगतते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आया दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका जलवायु परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये ग्रीन हाउस गैसें जो एनर्जी बैलेंस था उसको बिगाड़ देती हैं। मतलब आने वाली ऊर्जा को तो आने देती हैं, पर लौटने वाली ऊर्जा को लौटने पूरी मात्रा में नहीं देती हैं, जिससे जो दोनों के बीच संतुलन था बिगड़ जाएगा। और जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो शर्मा जी कब तक पैसा देंगे? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अब तो गड़बड़ होने वाला है, और वही गड़बड़ हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से, वही गड़बड़ हमारा बेसिकली किसके रूप में प्राप्त होता है? वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के रूप में प्राप्त होता है। तो पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है, पैराग्राफ चेंज करते हुए कैसी भाषा का प्रयोग लिखना है? ऐसी भाषा लिखेंगे, लेकिन लिखो सभी, वर्तमान में मानवीय गतिविधियों से, वर्तमान में मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें, उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें सूर्य किरणों के लिए पारदर्शी माध्यम का कार्य करती हैं। सूर्य किरणों के लिए पारदर्शी माध्यम का कार्य करती है, लेकिन पार्थिव विकिरण की कुछ मात्रा को अवशोषित कर ऊष्मा संतुलन को बिगाड़ देती है। ऊष्मा संतुलन को बिगाड़ देती हैं। बिगड़ेगा, एनर्जी बजट बिगड़ जाएगा, ऊष्मा संतुलन को बिगाड़ देती हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, परिणामतः निचले वायुमंडल का तापमान क्रमशः दीर्घकाल के लिए बढ़ता जा रहा है, जिसे वैश्विक तापन कहते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें, वैश्विक तापन के प्रभाव से वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, तीनों मंडल लिखेंगे, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के औसत ताप वृद्धि का परिणामी ही जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रहा है। पूर्ण विराम। बात समाप्त। ये था दोस्तों हीट बजट या एनर्जी बजट। 2 टॉपिक आपने पढ़ा, तीसरा टॉपिक आता है। तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे नॉर्मल लैप्स रेट एवं टेम्परेचर इन्वर्जन। हिंदी में लिखेंगे सामान्य ताप पतन दर एवं तापमान व्युत्क्रमण
तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है, तापमान व्युत्क्रमण, नॉर्मल लैप्स रेट एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इस पर बात करते हैं, ठीक है। हर्ष झारिया के प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, हसन एलिशॉय के प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। कितने भी बार मैसेज करोगे, नहीं दूंगा बेटा जवाब। ओके, आयुष यादव, नो मोर आंसर, ठीक है। जितना पढ़ा दिया उतना बहुत है बेटा, जितना पढ़ा दिया उतना बहुत है। किस मंडल से कितना एल्बिडो है, कितनी ऊर्जा का वापस लौटाया जाना है, कोई जरूरत नहीं बेटा ये जानने की। पहली बात। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 17 इकाई ऊर्जा जो लौटाया गया है पृथ्वी तंत्र द्वारा, वह अपने में से ही लौटाया गया 51 से, क्योंकि पृथ्वी को 65 में से 51 इकाई ऊर्जा ही मिली थी। 14 इकाई तो वायुमंडल पहले ही रोक लिया था, ठीक है। दोनों बच्चों के जिनका बोला कि प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। तीसरा, क्या ओजोन ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल है, पक्का पक्का है। ये केवल क्लास को डिस्टर्ब करने वाले प्रश्न, कोई प्रश्न की कोई गंभीरता नहीं है, ठीक है। ओके, हसन अली शॉय, तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी दे दिया बेटा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे बेटा, कभी पढ़ाएंगे, जब भी पढ़ाएंगे तुम्हारे बैच में पक्का होगा। निकेश्वर साहू, पक्का पढ़ाएंगे बेटा, ठीक। ओके, अब इस टॉपिक को चल पढ़ा दे, हो गया प्रश्नों के जवाब। चलो, बिल्कुल करता है, घास भी रिफ्लेक्ट करता है, पेड़ भी रिफ्लेक्ट करता है। और भी कुछ प्रश्न है? हाँ बिल्कुल, मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, इसी से सारा का सारा तुमको स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी। चलो आ जाए अब, चलो बात करते हैं बेटा। ये क्या है, ध्यान से सुनना। आमतौर पर ये जाना जाता है, बहुत ध्यान से, एक ही बार में सुनना है, एक ही बार में सुनना है, सब समझ में आ जाएगा। मान लो पृथ्वी की सतह है, दिस वन अर्थ सरफेस, ई का मतलब अर्थ, एस का मतलब सरफेस, ये वायुमंडल से घिरी है। वायुमंडल को आपने देखा कि ये कई परतों में पाया जाता है, और अभी हमारे यहाँ पढ़ने या पढ़ाने का उद्देश्य मुख्य रूप से है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर की परिघटना आप पढ़ रहे हो, क्षोभ मंडल की परिघटना आप पढ़ रहे हो। क्षोभ मंडल की परिघटना की विशेषता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है, और तापमान की ये जो कमी है, बेसिकली तापमान की ये जो कमी आपको दिखाई देती है, ये बेसिकली -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से प्राप्त होती है। ये जो औसत रूप से मिल रही है, इसे ही कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य तापमान पतन दर। अब प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों है? पहले तो याद करो, ये है, ऐसा है, इसे आप नकार नहीं सकते, ये है, जिसे आप कह सकते हो सामान्य ताप पतन दर। पर ऐसा क्यों है, क्वेश्चन उठता है इसमें, ये तो इसका जवाब मैं दूंगा कि ऐसा क्यों पाया जाता है। तो अब तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति क्या है? तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति है कि ना ऐसा ना हो, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचाई के साथ जाने में तापमान में कमी नहीं, वृद्धि प्राप्त होने लगे। यहां तापमान घटा है, निगेटिव हुआ, ऊंचाई के साथ तापमान घटा है, लेकिन मान लो यहां तापमान पॉजिटिव हो जाए, तापमान बढ़े, तो इसी स्थिति को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, टीआई कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर अगर बढ़ने लगे तो उसे टीआई कहा जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है, इन्वर्जन कहा जाता है। फिर ऐसा संभव है कि ऊंचाई के साथ इसके बाद कुछ ऊंचाई तक बढ़ा और फिर उसके बाद फिर से घटने लगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव है, ऐसा हो सकता है, खूब मात्रा में हो सकता है। तो आखिर ये क्यों हुआ? फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है, इसका प्रभाव क्या होता है? यही तमाम बातें अभी आज आपको इस कक्षा के अंतर्गत पढ़नी और समझनी है। तो भाषा में आप लिखेंगे, भाषा में, ठीक है। चलो प्रियांशु पूछा करो बेटा, सभी भाषा में लिखेंगे, लिखे सभी कि क्षोभ मंडल में, या ऐसा ना लिखो, पहले ऐसा लिख दो, बल्कि कि इन दोनों परिघटनाओं का संबंध, ऐसा लिखोगे ज्यादा अच्छा होगा, इन दोनों परिघटनाओं का संबंध मुख्य रूप से क्षोभ मंडल से है, मुख्य रूप से किससे है? क्षोभ मंडल से है। पूर्ण विराम लगाकर लिखे, फिर डैश दे देंगे, लिखे कि ऊंचाई के साथ इस मंडल में सामान्यता, ऊंचाई के साथ इस मंडल में सामान्यता तापमान में गिरावट की स्थिति देखी जाती है, गिरावट की स्थिति देखी जाती है, जिसे वायुमंडलीय तापमान पतन दर कहा जाता है, पतन दर कहा जाता है। पूर्ण विराम लिखो, यह गिरावट प्रति किलोमीटर
प्रति किलोमीटर, -6.5 डिग्री सेल्सियस, -6.5 डिग्री सेल्सियस के औसत से प्राप्त होती है, औसत से प्राप्त होती है। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन में अगर लिखना हो तो क्षोभ मंडल में -6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में आने वाली गिरावट को ही सामान्य ताप पतन दर या वायुमंडलीय तापमान पतन दर भी कहा जाता है। इसी को एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट भी कहते हैं दोस्तों, है ना, याद रखना, इसी को एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट भी कहते हैं, ठीक है ना, ELR भी यही कहलाता है, ठीक है। पैरा चेंज करो, लिखो लेकिन कुछ विशिष्ट कारणों के प्रभाव से, कारण क्या है उसे लिखाऊंगा, कुछ विशिष्ट कारणों के प्रभाव से यदि ऊंचाई के साथ तापमान कमी के स्थान पर, यदि ऊंचाई के साथ तापमान कमी के स्थान पर वृद्धि प्राप्त होने लगे, कमी के स्थान पर वृद्धि प्राप्त होने लगे तो इसे तापमान प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, प्रतिलोमन और व्युत्क्रमण एक ही शब्द है, तापमान प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण कहा जाता है, तापमान प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण कहा जाता है, पूर्ण विराम। अब नीचे हेडिंग देंगे, लिखो नॉर्मल लैप्स रेट का कारण, NLR का कारण, जबरदस्त कारण लिखा दे रहा हूं। सबसे पहला कारण लिखें, नंबर 1 लिखे, ध्यान देंगे कि, क्या ध्यान देना है, फैक्ट है, लिखो, ध्यान देंगे कि वायुमंडल मुख्य रूप से पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण से गर्म होता है, पृथ्वी द्वारा, जिसको पार्थिव विकिरण कहते हो आप, पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण से गर्म होता है, ना कि सूर्य किरणों के प्रभाव से। सूर्य किरणें सीधे पार कर आती हैं, है ना कि सूर्य किरणों के प्रभाव से। मतलब ज्यादा प्रभावी पृथ्वी का विकिरण है, कम मात्रा में प्रभावी सूर्य की किरणें हैं। तो पृथ्वी के विकिरण अगर ज्यादा प्रभावी तो पृथ्वी के पास की परत ज्यादा गर्म होगी और ऊपर की परत कम होगी। फिर से बोल रहा हूं, अगर पृथ्वी के प्रभाव से वायुमंडल गर्म होगा तो पृथ्वी के पास की परत गर्म होगी और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में कमी आ जाएगी। क्षोभ मंडल की बात चल रही है, पूर्ण विराम। पहली बात। दूसरी बात लिखिए, ऊंचाई के साथ वायु की सघनता घटती जाती है। सबसे डेंस एटमॉस्फेयर पृथ्वी सतह के पास है। ऊंचाई के साथ वायु की सघनता घटती जाती है, जिससे ऊष्मा अवशोषित करने वाले कणों की मात्रा में क्रमशः कमी लिख देंगे, क्रमशः कमी से तापमान में गिरावट आती है। अरे भाई, तापमान एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल अगर घटते जाएंगे तो तापमान निश्चित रूप से घट जाएगा, है ना। तो दूसरा बिंदु समाप्त। अब तीसरा बिंदु लिखो, थर्ड पॉइंट लिखें, वायुमंडलीय संपीडन प्रभाव, कंप्रेशनल इफेक्ट मतलब दाब, संपीडन प्रभाव मतलब दाब, संपीडन प्रभाव या दाब, वायुमंडलीय संपीडन प्रभाव या दाब पृथ्वी सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर घटता जाता है। पृथ्वी सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर घटता जाता है, जिससे तापमान में भी गिरावट आती है। ये तीन मुख्य कारण है दोस्तों, जिससे ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। चौथा कारण भी है, पर तीन कारण लिखो, चौथा कारण भी चलो लिखा देते। लिखो चौथा कारण लिखो, वायुमंडलीय जलवाष्प सर्वाधिक पृथ्वी सतह के समीप प्राप्त होता है, जबकि वायुमंडलीय जलवाष्प सर्वाधिक पृथ्वी सतह के समीप प्राप्त होता है, जबकि ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा में गिरावट आने लगती है, जिसका प्रभाव तापमान में भी पड़ता है, पूर्ण विराम। ज्ञानेंद्र कुछ लिखा, सर आप बुक से ज्यादा आप ही पढ़ा देते हो सर, आपका पढ़ाया हुआ याद भी रहता है। बिल्कुल बेटा, आप लोगों को जितना किताबों में लिखा उससे कहीं बहुत ज्यादा बातें आपको पढ़ा देंगे, बट आप लोग ऐसे ही पढ़ते चले जाओ ध्यान से, तब, है ना। पूर्ण विराम। तो ये हो गया नॉर्मल लैप्स रेट। अब नॉर्मल लैप्स रेट के बाद हम किस पे आएंगे, अब टेम्परेचर इन्वर्जन में आएंगे। तो लिखें, नेक्स्ट हेडिंग देंगे, तापमान प्रतिलोमन का कारण एवं प्रभाव। तापमान प्रतिलोमन का कारण एवं प्रभाव। अब टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण में इसके कारण को अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहला कारण में, तो कारण में पहला कारण आता है, फर्स्ट कारण आता है रेडिएशनल इन्वर्जन, मतलब विकिरण प्रतिलोमन। लिखो पहले, विकिरण प्रतिलोमन।
प्रतिलोमन की जगह व्युत्क्रमण भी लिख सकते हो, रेडिएशनल इन्वर्जन, विकिरण प्रतिलोमन। पहली बात विकिरण प्रतिलोमन। अब विकिरण प्रतिलोमन क्या है तो पहले बहुत ध्यान से सुनना, बाकी मैं शब्द सब लिखाऊंगा पर सुन लो पहले। हसन अली शोए, ओके गुड बेटा। क्या मैं बताना चाहता हूं, सुनना। शर्त है विकिरण प्रतिलोमन की कि दीर्घ रात्रिकाल हो, दीर्घ रात्रिकाल हो। फिर दूसरी शर्त, शांत वायुमंडल हो, शांत वायुमंडल हो। तीसरी बात, साफ या स्वच्छ आसमान हो। साफ या स्वच्छ का मतलब क्या होता है, बादल विहीन आसमान। अगर ये तीनों चीजें। और दीर्घ रात्रिकाल मतलब ध्यान रखना केवल ठंडी में होता है, गर्मी में लंबी रातें नहीं होती। गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रात्रि ठंडी, रात्रि छोटी होती है, जबकि सर्दियों में रात्रि बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। अगर ये तीन शर्तें वायुमंडल फॉलो करता है तो ध्यान रखना इन तीन शर्तों में पार्थिव विकिरण की दर बढ़ जाती है। पार्थिव विकिरण, विकिरण की दर बढ़ जाती है। पार्थिव विकिरण, फिर से बोलना चाहूंगा। पहली शर्त दीर्घ रात्रिकाल हो, शांत वायुमंडल हो, साफ स्वच्छ आसमान हो। इन तीन शर्तों पर, ऐसी स्थिति पर दोस्तों पार्थिव विकिरण की दर में वृद्धि हो जाती है। पार्थिव विकिरण, पृथ्वी से छोड़ा गया विकिरण बढ़ जाएगा। और जब पार्थिव विकिरण की दर बढ़ेगी तो ध्यान से समझना, पृथ्वी की सतह शीघ्र ठंडी हो जाएगी और सतह से लगी हुई वायु भी ठंडी हो जाएगी। पर ऊपर की वायु, चूंकि वायुमंडल में चालन क्रिया मंद दर से कार्य करती है, तेजी से काम नहीं करती, तो नीचे की वायु तो ठंडी हो गई पर ऊपर की वायु गर्म रह जाती है। ऊपर की वायु का गर्म रह जाना ही, ऊपर की वायु का गर्म रह जाना या हो जाना ही क्या कहलाता है, तापमान व्युत्क्रमण कहलाता है, तापमान प्रतिलोमन कहलाता है। तो लिखो दोस्तों सभी के सभी रेडिएशनल इन्वर्जन में, यदि तीन बातें लिखेंगे। यदि नंबर वन दीर्घ शीतकालीन, यदि दीर्घ शीतकालीन ठंडी रात्रियां हों, दीर्घ शीतकालीन ठंडी रात्रियां हो। नंबर टू, शांत वायुमंडल, शांत मतलब बहुत तेज हवाएं ना हो, शांत वायुमंडल हो। तथा नंबर तीन बादल विहीन साफ स्वच्छ आसमान हो, बादल विहीन साफ स्वच्छ आसमान हो। तो ऐसी दशा में पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण की दर, पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण की दर में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण की दर में वृद्धि हो जाती है, जिससे पृथ्वी सतह तथा उससे संपर्कित वायु, जो सतह के संपर्क में है, जिससे पृथ्वी सतह तथा उससे संपर्कित वायु ठंडी होकर, संपर्कित वायु ठंडी होकर नहीं, हाँ यस, ठंडी होकर तापमान प्रतिलोमन को जन्म देती है, तापमान प्रतिलोमन को जन्म देती है। पूर्ण विराम लगाकर फिर लिखेंगे पैरा चेंज करते हुए। सर्दियों में मतलब ठंडी में, सर्दियों में भोर काल में, भोर मतलब सुबह, सर्दियों में रात्रि एवं भोर काल में, सर्दियों में रात्रि एवं भोर काल में सघन कोहरे के बनने का कारण, सघन कोहरे के बनने का कारण विकिरण प्रतिलोमन ही है, विकिरण प्रतिलोमन ही है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहली बात समाप्त, पहली बात समाप्त। अब दूसरे नंबर पर ध्यान से, दूसरे नंबर पर लिखेंगे सभी यांत्रिक प्रतिलोमन, मैकेनिकल इन्वर्जन, यांत्रिक प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन। अब यांत्रिक प्रतिलोमन कैसे बनता है अब इसको भी समझ लो। ऐसी स्थिति हमेशा नहीं आती, कभी कभार आती है और दो शर्तों में आती है। कंडीशन फर्स्ट मैं शर्त 1 में लिखता हूं, शर्त 1, पहली शर्त में मान लो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के सहारे ये वायुमंडल है। वायुमंडल का मतलब क्षोभ मंडल है, दोनों परिघटनाएं क्षोभ मंडल की मैंने पहले बताया। अब क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में मान लो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां वायु, यहां इस स्थान पर वायु ठंडी हो गई एवं भारी हो गई। वायु कैसी है, ठंडी भी होगी और ठंडी होगी तो भारी होगी। ये ठंडी एवं भारी वायु जब बहुत निम्न तापमान की हो जाती है तो ये दोस्तों नीचे की ओर अवतलित होने लगती है और नीचे अवतलित होकर धरती सतह के सहारे कुछ ऐसे धड़ाम से नीचे गिरती है और दोस्तों यह वायु, ध्यान रखना, यह वायु इसके आसपास उपस्थित गर्म वायु को अपने ऊपर धकेल देती है। गर्म वायु यहां पर ऊपर धकेल दी जाएगी, ध्यान रखना, यह होगी वार्म एयर, वार्म एयर होगी।
ये भी यहां पर क्या आपने दिखा है, इसको वार्म एयर होगी, ये एयर होगी, जबकि ये जो नीचे आ रही है, नीचे आने वाली हवा आपकी ये कोल्ड एयर होगी। कैसी एयर होगी? कोल्ड एयर होगी। तो ये दशा आपकी मैकेनिकल इन्वर्जन की कहलाती है। इसे कहते हैं यांत्रिक प्रतिलोमन, कि जब ऊपरी क्षोभ मंडल की ठंडी एवं भारी वायु अवतलित होकर धरातलीय तापमान को गिरा देती है। बेसिकली ये उपध्रुवीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, हर जगह नहीं होता, ठीक है। जबकि आसपास की धरातलीय गर्म, सापेक्षिक रूप से गर्म, गर्म तो नहीं होगी पर सापेक्षिक रूप से गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है, तो इसे कहते हैं यांत्रिक प्रतिलोमन, मैकेनिकल इन्वर्जन। तो देखो एक और शर्त आपको बताना चाहूंगा, पर्वतों से घिरी हुई घाटियों में भी ऐसी स्थिति बनती, जैसे मान लो कि यहां पर कोई ऊंचा पर्वत है और यहां घाटी है, ये पर्वत है, दो पर्वतों की बात हमने कर दिया, और पर्वतों से घिरी हुई ये घाटी है, घाटी है दोस्तों। तो जब रात्रिकाल आती है, नोटिस करना, जब रात्रिकाल आती है तो रात्रिकाल के प्रभाव से, रात्रिकाल को सिंबॉलिक रूप से यहां पर मून दिखाते हैं, और जब दिन में होता है तो सूर्य को दिखाते हैं। तो सिंबॉलिक रूप से मून बताया मैंने, और रात्रिकाल आई तो पर्वत शिखर भी ठंडे होंगे और घाटी भी ठंडी होगी। पर याद रखना दोस्तों कि घाटी क्षेत्रों का शीतलन पर्वत शिखरों की तुलना में कम होता है, क्योंकि पर्वत शिखर रेडिएशनल विंडो का काम करते हैं, या शीघ्रता से ठंडे होते हैं, और ठंडे हुए तो यहां बन गया हाई प्रेशर, यहां बन गया हाई प्रेशर, ठंडे हुए तो पर्वत शिखरों पर हाई प्रेशर बन गया, जबकि घाटी तुलनात्मक रूप से गर्म होती हैं या गर्म रह जाती हैं। तो इस हाई प्रेशर की ठंडी एवं भारी वायु धीरे धीरे अवतलित होकर लो प्रेशर वाली घाटी क्षेत्र में, लो प्रेशर वाली घाटी क्षेत्र में अवतलित हो जाती है, और यहां बैठ जाती है ठंडी हवा, कोल्ड एयर। ये कोल्ड एयर बैठ गई, और जब ठंडी हवा बैठती है तो यहां आसपास जो गर्म हवा होती है, बेचारी मजबूरी में ही सही, पर वो अपना ये स्थान छोड़कर ऊपर उठ जाती है। कौन उठ गई ऊपर? ये वार्म एयर ऊपर उठ गई। इसको आप लिख सकते हैं वार्म एयर, लिख सकते हैं। तो ये ऊपर उठ गई, मतलब जबरदस्ती इसने अपने ऊपर धकेल दिया इस गर्म हवा को, जो घाटी में बैठी हुई गर्म हवा थी, इसको ये ऊपर उठा दिया, जबकि नीचे आ गई ठंडी हवा, नीचे आ गई ठंडी हवा। तो ऐसी दशा में ही यहां घाटी में ये वैली इन्वर्जन, कंडीशन 2 जो बनता है ना बेसिकली दोस्तों, कंडीशन 2 या शर्त 2 जिसे आप कह सकते हैं, शर्त 2, ये पर्वतों से घिरी हुई घाटियों में होता है, और इसको वैली इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम वैली इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ये वैली इन्वर्जन की दशा है, ये बेसिकली घाटी प्रतिलोमन की दशा है। तो दो शर्तों में इस प्रकार का ये मैकेनिकल इन्वर्जन प्राप्त होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में भी है और एक घाटियों के क्षेत्र में भी है। तो ये दोनों चित्र बनेंगे, लेकिन इनकी भाषा में लिखाऊंगा, इनकी भाषा लिखाऊंगा। पहले चित्र बनाओ, चलो। बन गया। एच का मतलब हाई प्रेशर, एच का मतलब हाई प्रेशर, जहां भी एल लिखा होगा वो लो प्रेशर। बन गया, वेरी गुड। तो लिखो यांत्रिक प्रतिलोमन में लिखो, लिखे ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में, क्षेत्रों में ऊपरी क्षोभ मंडल की, ऊपरी क्षोभ मंडल की ठंडी एवं भारी वायु, भारी होगी तो नीचे आएगी है ना, हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, ठंडी एवं भारी वायु अवतलित होकर, अवतलित होकर भूपटल के समीप, भूपटल के समीप फैलने लगती है, फैलेगी दोस्तों, भूपटल के समीप फैलने लगती है, फैलने लगती है, पूर्ण विराम। साथ ही, साथ ही भूपटल के समीप की गर्म वायु, भूपटल के समीप की गर्म वायु ठंडी वायु पर आरोहित होने लगती है, ठंडी वायु पर आरोहित होने लगती है, जिसके प्रभाव से, जिसके प्रभाव से धरातल के समीप, धरातल के समीप, प्रभाव से धरातल के समीप यांत्रिक प्रतिलोमन की स्थिति बनती है, यांत्रिक प्रतिलोमन की स्थिति बनती है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब लिखो, पैराचेंज करते लिखो, पुनः, पुनः पर्वतों से घिरी हुई घाटियों, पर्वतों से घिरी हुई घाटियों में भी, में भी रात्रिकाल में, में भी रात्रिकाल में, रात्रिकाल में पर्वत शिखरों के पास उपस्थित, पर्वत शिखरों के पास उपस्थित ठंडी एवं भारी वायु, पर्वत शिखरों के पास उपस्थित ठंडी एवं भारी वायु, भारी वायु पर्वत समीर के रूप में, ये माउंटेन ब्रीज कहलाएगी, पर्वत समीर के रूप में अवतलित, अवतलित होती हुई, अवतलित होती हुई घाटी की गर्म वायु को, घाटी की गर्म वायु को, गर्म वायु को अपने ऊपर धकेल देती है, अपने ऊपर धकेल देती है, धकेल देती है, जिससे,
जिससे घाटी प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। घाटी प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करें, लिखो ऐसी दशा में ही पर्वतों की घाटियां सघन कोहरे से ढक जाती हैं। सघन कोहरे से ढक जाती हैं। पूर्ण विराम बस। ये हो गया बेटा। तो ये यांत्रिक प्रतिलोमन हो गया एवं घाटी प्रतिलोमन हो गया, दोनों एक ही रूप है, एक के भिन्न अर्थ है। तो तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे सभी वाताग्रीय प्रतिलोमन। वाताग्रीय प्रतिलोमन, फ्रंटल इन्वर्जन। वाताग्र शब्द क्या है? फ्रंट है, तो ये हो गया फ्रंटल इन्वर्जन, वाताग्रीय प्रतिलोमन। इसी के लिए एक और शब्द देते हैं, अभिवहनीय प्रतिलोमन। एडवेक्शनल इन्वर्जन। अभिवहनीय प्रतिलोमन, एडवेक्शनल इन्वर्जन। अभी एडवेक्शनल इन्वर्जन क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर मान लो इधर से दोस्तों ठंडी वायु आ रही है, इधर से गर्म वायु आ रही है। एक तरफ से ठंडी वायु आई और एक तरफ से गर्म वायु आई। ध्यान रखना कि ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल से चिपकी रहती है और गर्म वायु तुलनात्मक रूप से हल्की होने के कारण ठंडी वायु पर आरोहित हो जाती है। अभी मान लो कि यहाँ पर ठंडी वायु है, ये गर्म वायु है, दोनों एक दूसरे की ओर आई तो ठंडी धरातल से चिपक जाएगी और गर्म इस ठंडी के ऊपर आरोहित हो जाएगी। इस दशा में धरातल के पास ठंडी और ऊपर गर्म, यही तो इन्वर्जन है, ऊपर गर्म वायु प्राप्त होती है। तो देखो कैसे, मान लो कि ये एक भौगोलिक प्रदेश है, जिसमें इधर से आ रही है ठंडी वायु, ये लो, इधर से आ रही है ठंडी वायु, कोल्ड एयर मास है, मान लो CAM है। बार बार मत पूछना CAM का मतलब कोल्ड एयर मास, CAM का मतलब कोल्ड एयर मास। और इधर से गर्म वायु है, गर्म वायु इधर की ओर संचरित हो रही है। और संचरण के क्रम में चूंकि ये हल्की है, तो हल्के होने के कारण ये ठंडी वायु राशि पर क्रमशः इस प्रकार से आरोहित होने लगेगी। ये है WAM का मतलब वार्म एयर मास है। तो देखो धरातल पर ठंडी हो गई, ऊपर गर्म हो गई, तो जो ये दशा बनती है, इनके बीच बेसिकली यहाँ पर फ्रंट भी बनता है, इनके बीच बेसिकली यहाँ पर फ्रंट की स्थिति बन जाती है, फ्रंट की स्थिति पाई जाती है। दिस वन, ये फ्रंट की स्थिति बनती है, ये फ्रंट। तो चूंकि वाताग्र बनता है इसलिए इसे वाताग्रीय प्रतिलोमन कहते हैं। अभिवाहन की क्रिया है इसलिए इसे अभिवाहनीय प्रतिलोमन कहते हैं। ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति में बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है, बादल बनेंगे और इस पूरे फ्रंटल जोन में वर्षा होगी। वाताग्र का टॉपिक आएगा डिटेल से, तो ऐसे भी पढ़ोगे वाताग्र कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, सब कुछ पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चित्र बनाए, फिर लिखें सभी, लिखें, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियां, आरती बेटा अभी वाताग्र आगे पढ़ेंगे, मैंने लिखाया है सिलेबस में। दो विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियां एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं, पूर्ण विराम लगाए, अभिसरित कॉमा लगाइएगा। तो अभिसरण के दौरान ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल से चिपकी रहती है, जबकि गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी पर आरोहित हो जाती है। देखो आरोहण, एक के ऊपर दूसरे का जाना, आरोहित हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही वाताग्रीय या अभिवहनीय प्रतिलोमन कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो, प्रतिलोमन की यह दशा शीतोष्ण कटिबंधों में दीर्घकालिक वर्षा का कारक बनती है। पूर्ण विराम। फिरदौस रफी, मोस्ट वेलकम बेटा, एंड मेरा शुभाशीष हमेशा है तुम लोगों के साथ, शुभाशीर्वाद बेटा, ठीक है। तो ये था वाताग्रीय प्रतिलोमन। तो देखो हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया नॉर्मल लैप्स रेट, उसके कारण आदि पढ़ाया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर नॉर्मल लैप्स रेट का प्रभाव क्या होता है? बादलों का बनना, बस एक प्रभाव, क्योंकि बादल आगे टॉपिक में है इसलिए अभी ये बात नहीं आई। फिर ये टेम्परेचर इन्वर्जन तो कितने प्रकार का होता है, मैंने ये 3 प्रकार लिखा है और इन 3 प्रकारों में उनके प्रभाव क्या होते हैं ये भी साथ साथ में लिखा है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन यही समाप्त होता है। तो आज इस कक्षा में हम लास्ट बात पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडलीय तापमान के संदर्भ में। लिखे थर्मल एनामली, तापमान विसंगति, हेडिंग दीजिए सभी, तापमान विसंगति, थर्मल एनामली।
MALY भी लिख सकते हैं, थर्मल एनामली। अब देखो ये समझो क्या है, देखो जैसे मान लो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी का कोई एक ही कटिबंध है, जैसे दिस वन पृथ्वी है, जस्ट वेट, पृथ्वी का कोई एक ही कटिबंध है, ये ले पृथ्वी में मान लेते हैं कि यहां पर इक्वेटर है, यहां इक्वेटर है, या यहां मान लिया हमने कि 30 डिग्री की लाइन है, यहां मान लिया 30 डिग्री की लाइन है, कुछ भी ऐसा मान लिया, कोई भी लाइन आपने मान लिया। अब ये भी आप जानते हैं कि एक किसी डिग्री पर, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन मान लो कि अब सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर, तो सूर्य की लंबवत किरणें बराबर मात्रा में उस अक्षांश पर पड़ रही होंगी, या ऐसा समझो कि सूर्य यहां पर है, हर जगह नहीं हो सकता, एक ही जगह होगा, ध्यान रखना। तो सूर्य की बराबर किरणें उस पूरे अक्षांश में पड़ रही होंगी, तो पूरे अक्षांश का तापमान समान पाया जाना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, और घूर्णन इसका पश्चिम से पूर्व पाया जाता है, तो घूर्णन के क्रम में अक्षांश का पूरा भाग 24 घंटे में घूमकर सूर्य के किरणों के सामने ही होगा, अगर ऐसा है तो। ओके, ये देखो, तो पूरे के पूरे अक्षांश का तापमान दिन में समान पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है, आप जानते हैं कि किसी अक्षांश विशेष में मान लो यहां पर धरातल है, यहां पर सागर है, तो यहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यहां पठार की अवस्थिति है, यहां मैदान है, यहां घाटी है, यहां कुछ और है। मतलब धरातल की प्रकृति एक जैसी नहीं है, धरातल की प्रकृति एक जैसी नहीं है। कहीं पर जलराशियां हैं, मतलब समुद्र है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं। इस कारण से उसी अक्षांश में पूरे पृथ्वी का तापमान समान नहीं बल्कि अलग अलग है। जैसे मान लो कि हमने 20 डिग्री अक्षांश में देखा कि क्या 20 डिग्री अक्षांश में एक ही दिन में पृथ्वी का तापमान समान है? ना, जहां सागर है वहां तापमान कम होगा, जहां स्थल है वहां तापमान अधिक होगा, जहां पर्वत है तापमान कम होगा, जहां पठार एवं मैदान है वहां तापमान अधिक होगा। तो समान अक्षांश में एक ही काल बिंदु में तापमान में पाया गया जो अंतर होता है उसे ही दोस्तों हम लोग तापमान विसंगति कहते हैं, थर्मल एनामली कहते हैं। तो लिखो सभी के सभी। अब यहां पर हर जगह सूर्य की किरणें पड़ रही, मान लो यहां सूर्य है, यहां पर सूर्य है, ये सूर्य है, अब सूर्य की किरणें यहां भी पड़ रही, सूर्य की किरणें यहां भी पड़ रही, सूर्य की किरणें यहां भी पड़ रही, लेकिन सबकी प्रभाविता भिन्न भिन्न होगी, सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है, सबका एल्बिडो प्रभाव भिन्न भिन्न है, एल्बिडो प्रभाव मतलब परावर्तन की दर भिन्न भिन्न है, तो तापमान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो लिखो सभी के सभी, ध्यान से सभी लिखना, लिखें कि पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष, पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष किसी एक अक्षांश विशेष का, किसी एक अक्षांश विशेष का दैनिक तापमान समान पाया जाना चाहिए, दैनिक तापमान समान पाया जाना चाहिए। लेकिन भू आकृतिक विविधता की वजह से, भू आकृतिक विविधता की वजह से ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे सागरों का तापमान महाद्वीपों से भिन्न, सागरों का तापमान महाद्वीपों से भिन्न, कॉमा लगाइए, पर्वतों का तापमान पठार एवं मैदानों से भिन्न आदि, पर्वतों का तापमान पठार एवं मैदानों से भिन्न आदि आदि, पूर्ण विराम लगाकर लिखें तापमान के इस अक्षांशीय विभेद को ही, तापमान के इस अक्षांश मतलब एक ही अक्षांश में तापमान में अंतर है, इस विभेद को ही थर्मल एनामली तापमान विसंगति कहा जाता है, थर्मल एनामली तापमान विसंगति कहा जाता है। पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक तापमान के संदर्भ में। कल से जो टॉपिक हमने शुरू किया, कल मीन सैटरडे से जो शुरू किया, आज जाकर वो टॉपिक हमारा यहां समाप्त हुआ। क्लियर है? तो तापमान एवं तापमान के संदर्भ में जो भी बातें आपको जीएस के स्तर पर क्लाइमेटोलॉजी में पढ़नी थी वो तमाम बातें मैंने यहां पर की कंप्लीट। अब कल की कक्षा में वायुमंडलीय दाब एवं वायुमंडलीय